student, welcome you on AEC YouTube channel and my name is सिद्धार्थ जैन और हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी IQ सीरीज ऑन सॉइल मैकेनिक्स। ये जो सीरीज है ये आपके लिए अपकमिंग एग्जाम जो भी आपके आ रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड उन सभी एग्जाम के लिए आपकी ये यूजफुल रहेगी। तो आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे हैं ये सारे के सारे जो भी क्वेश्चंस हैं। हमारी जो भी मतलब क्वेश्चंस की यहाँ पे सीरीज आती है उसमें हम वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन लेके आते हैं विद कंसेप्ट के साथ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, कुछ अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि जो बच्चे चाहते हैं कि अपनी प्रिपरेशन करना इन AE-JEE एग्ज़ाम के लिए तो वो जुड़ सकते हैं हमारे भोपाल के ऑफलाइन सेंटर से। ये आपको बोर्ड पे नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो इस पे कॉल करके जो भी आपकी बैचेस हैं उसके रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बैचेस जो हैं वो बाइलिंगुअल हैं, हिंदी एंड इंग्लिश में है और रिस्पेक्टिव ब्रांच आपके बोर्ड के सामने लिखी हुई है। नाउ जो बच्चे ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं तो वो जुड़ सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू, दैट इज द AEC प्लस ऐप। ऑन सर्चिंग दिस नेम AEC प्लस AE-JEE लाइव कोचिंग्स। ठीक, अब बेनिफिट क्या है इसके, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं कि आपको लाइव बैचेस मिल जाएंगे, बट बाय डिफॉल्ट अगर आप नहीं देख पाते हैं किसी टाइम पे लाइव क्लास तो आपके पास वो लेक्चर रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा विथ फ्री स्टडी मटेरियल। अब पॉइंट ये है कि ऐप को कैसे डाउनलोड करें, तो ऐप को डाउनलोड करने के पास आपके दो ऑप्शन है। अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो आप इस स्कैन कोड को यूज कर सकते हैं ऐप को डाउनलोड करने के लिए, या गूगल प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली इस ऐप का ये वाला नाम विथ लोगो याद रखना सर्च करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप iOS यूजर हैं देन आप इस स्कैन कोड को यूज कर सकते हैं, या एप्पल स्टोर पे जाके सर्च करेंगे सेम नेम से तो आपको जो है ऐप मिल जाएगी। ठीक, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं अपने सॉइल के जो IQ सीरीज में, कल हमने डिस्कस किया था क्ले मिनरोलॉजी और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द कॉम्पैक्शन ऑफ द सॉइल। सो देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस पे। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड पे आपके सामने ये है कि बेसिकली आपको दिया हुआ है कि OMC ऑफ SP एंड MDD ऑफ SP, और बगल में उसने ये भी बताया कि क्या मतलब है। तो OMC का मतलब ये है कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑब्टेन इन द स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। सो दिस SP is stand for स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, एंड यहां पे एक MP दिया हुआ है दैट मींस इट इज स्टैंड फॉर द मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। सो OMC MDD ऑफ स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट एंड मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट आपको दिया हुआ है। आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से ये पूछा है कि दोनों में OMC और MDD में कौन सी वैल्यू बड़ी या छोटी रहेगी। अब पॉइंट इज टू बी नोटेड कि आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट क्या है और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट क्या है। सो आपका इंडियन स्टैंडर्ड दैट इज दी IS 2720 ने जनरली कॉम्पैक्शन के लिए दो टेस्ट बता रखे हैं। कौन कौन से हैं? IS लाइट कॉम्पैक्शन एंड IS हैवी कॉम्पैक्शन। IS हैवी कॉम्पैक्शन। अगर मैं इन कॉम्पैक्शंस के कुछ बेसिक पॉइंट बताऊं तो यहाँ पे कुछ आइटम्स है, लाइक इसमें नंबर ऑफ लेयर कितनी होती है, यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर होती है 3, यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर होती है 5। ठीक, मैं पूरा ही बता दे रहा हूं कि क्या है इसके अंदर। नेक्स्ट, कितने नंबर ऑफ ब्लो देना है हर एक लेयर के अंदर, सो 25 नंबर ऑफ ब्लो, 25 नंबर ऑफ ब्लो ऑन ईच लेयर, राइट। नेक्स्ट पॉइंट कि आपका यहाँ पे वेट ऑफ हैमर कितना होता है, सो हियर इट इज दी 2.6 kg एंड इन हैवी कॉम्पैक्शन इट इज दी 4.9 kg। हाइट ऑफ द फॉल ऑफ दिस हैमर ड्यूरिंग द कॉम्पैक्शन इट इज 310 mm, और वहीं पे IS हैवी कॉम्पैक्शन में ये वैल्यू निकल के आती है 450 mm। माउल्ड की साइज दोनों में सेम है, दैट इज दी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, लिटिल बिट हमने ये जो है US नेवी से अडॉप्ट किया है, तो वहां पे फुट पाउंड एंड LBS सिस्टम यूज किया जाता है। सो हमको जो है अपने इंडियन स्टैंडर्ड के लिए याद रखना है। अब पॉइंट इसमें एक और चीज याद रखो कि जो एनर्जी होती है आपकी लाइट कॉम्पैक्शन की वो निकल के आती है बाय द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस विल बी 593 किलो जूल पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब मोल्ड में इतनी एनर्जी मिलेगी। वहीं पे हैवी कॉम्पैक्शन में आपको जो एनर्जी मिलती है वो होती है 2703 किलो जूल पर मीटर क्यूब। इसका मतलब अगर आप इन दोनों का रेशियो लेंगे तो आपको E हैवी विल बी कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 4.53 टाइम्स ऑफ E लाइट। सो दिस रेशियो विल बी ऑल्सो आस्क्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो ये मैंने बेसिक यहां पे आपको कॉम्पैक्शन की जो दो तरीके के टेस्ट है, मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन या IS लाइट कॉम्पैक्शन और IS हैवी कॉम्पैक्शन, दैट इज द स्टैंडर्ड एंड मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन, उसके बारे में मैंने आपको डिजाइन डेटा दिया है।
नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टू बी नोटेड कि एनर्जी के कारण आपके कॉम्पैक्शन कर्व पे क्या फर्क पड़ता है। सो यू नो दैट कि अगर आपके लिए कॉम्पैक्शन कर्व किन दो के बीच का ग्राफ होता है, इट इज द ग्राफ बिटवीन द यूनिट वेट दैट इज द ड्राई यूनिट वेट ऑन द वाई एक्सिस एंड मॉइस्चर कंटेन ऑन द एक्स एक्सिस, राइट। अगर आप स्टैंडर्ड प्रोक्टर या मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट निकालेंगे तो आपके लिए कुछ इस तरीके से वी शेप्ड कर्व निकल के आता है, और इस वी शेप्ड कर्व के अंदर आपको पता है कि इसमें जहां पे भी आपकी, वेट ए सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, यहां पे आपको नोन है कि जिस भी जगह पे आपके लिए मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी ऑब्टेन होती है, उस मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के करस्पॉन्डिंग आपका जो वाटर कंटेंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द ओएमसी। सो हियर दैट इज द गामा डी मैक्स, एंड इस गामा डी मैक्स के करस्पॉन्डिंग जो भी आपको वाटर कंटेंट मिल रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। अब ये तो कॉम्पैक्शन कर्व आपका निकल के आता ऑन द बेसिस ऑफ द थ्योरेटिकल मतलब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे। वहीं पे अगर हम डिस्कस करें तो यहां पे एक और टर्म देखने को मिलती है, दैट इज द जीरो एयर वॉइड लाइन। एंड दिस जीरो एयर वॉइड लाइन अगर आपने गौर किया हो तो ये जनरली क्या होती है, पैरेलल होती है आपकी किसके, दिस प्रैक्टिकल वाली लाइन के। कहने का मतलब अगर मुझे यहां पे कंपेयर करना है दो पॉइंट्स के लिए, अगर मैं कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि जो आपकी रेड कलर वाली कर्व है वो आपकी प्रैक्टिकल है, और जो आपकी डॉटेड व्हाइट कलर वाली कर्व है वो आपकी क्या है, थ्योरेटिकल है। इसी को तो हम कई बार क्या नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड दिस इज द जीरो एयर वॉइड लाइन। आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा जीरो एयर वॉइड लाइन के बारे में भी। सो जीरो एयर वॉइड लाइन बोल सकते हो इसको, या 100% सैचुरेशन लाइन, वन ऑफ द सेम थिंग। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं कंपेयर करूं प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ग्राफ को तो मेरी प्रैक्टिकली जो मिल रही है गामा डी की वैल्यू वो कम निकल के आती है एज कंपेयर टू प्रैक्टिकल। और बट ऑब्वियस सी बात है कि जो थ्योरेटिकल आप देख रहे हैं तो इसमें क्या मान लिया कि 100% आपने एयर की वॉइड को रिमूव कर लिया, पर प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता। रीजन इज दैट कि जैसे ही आप वेट को उठाओगे कुछ ना कुछ एयर इसके अंदर घुस जाएगी, इसलिए आपकी गामा डी थ्योरेटिकल से हमेशा क्या निकल के आती है, कम निकल के आती है। So this is the compaction curve and this compaction curve is for the given energy। ये compaction curve आपको एक given energy के लिए है। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। Now let us suppose say अगर हमने एनर्जी रखी है E1 which is lesser than the second energy that is E2, तो अगर आपने एनर्जी को कम किया है तो आपको OMC ज्यादा मिलेगी और MDD कम निकल के आएगी। वहीं पे अगर आपने एनर्जी को बढ़ा दिया तो आपकी कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाती है किस डायरेक्शन में, दैट इज द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब अगर E1 एनर्जी के लिए ये वाला कर्व है तो हमारी E2 एनर्जी के लिए जो कर्व निकल के आएगी वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगी। दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे दोनों कर्व को कंपेयर करूं सो निकल के ये आ रहा है कि हमारी जो गामा डी वैल्यू है वो तो इंक्रीज कर रही है बाय इंक्रीजिंग द एनर्जी, बट जो हमारा OMC वैल्यू है वो हमारा जो ग्रीन कर्व से मैंने आपको बताया है, दिस OMC and this is the gamma D max, you can say this is the 2 OMC 2 and red coloring जो है this is the OMC 1 and gamma D maximum 1। तो अगर मैं यहाँ पे कर्व को कंपेयर करवाऊं, सो वी कंपेयर दिस कर्व, वेट ए सेकेंड, मैं पहले इस कर्व को भी चेंज कर दे रहा हूं बाय दिस ग्रीन। सो वी हैव ए कर्व लाइक दिस, ओके। सो जो ग्रीन कर्व और रेड कर्व में आपको अगर कंपैरिजन दिख रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द एनर्जी आपकी OMC वैल्यू क्या करती है, OMC वैल्यू तो आपकी डिक्रीज करती है, बट आपकी गामा डी मैक्स वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब अगर मैं E1 के लिए मान लूं ये मेरा स्टैंडर्ड प्रोक्टार टेस्ट है और E2 को हम बोल दें दैट इज द मॉडिफाइड प्रोक्टार टेस्ट या हैवी कॉम्पैक्शन टेस्ट, तो आपने क्या इंटरप्रिटेशन निकाला कि जो OMC है SP की मतलब स्टैंडर्ड प्रोक्टार टेस्ट की वो ज्यादा निकल के आ रही है OMC ऑफ मॉडिफाइड प्रोक्टार टेस्ट। देख लो जरा, OMC 2 कम है एज कंपेयर टू OMC 1, एंड जो आपकी MDD है या मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है SP वाले की वो दैट इज स्टैंडर्ड प्रोक्टार की वो कम निकल के आ रही है, दैट इज द MDD ऑफ विच वन, दैट इज द मॉडिफाइड प्रोक्टार 1। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि जो OMC और MDD है दोनों आपस में क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। जिसकी OMC ज्यादा उसकी MDD कम, जिसकी MDD ज्यादा उसकी OMC कम, राइट। सो दीज आर दी कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक, एंड ये किसी एक गिवन एनर्जी के लिए आपको ये डेटा निकल के आया, मतलब कि क्या कंक्लूजन निकाला हमने ऑन चेंजिंग दी कॉम्पैक्टिंग एफर्ट।
So by changing the compacting effort or increasing the compaction energy, this type of change will be observed. इसका मतलब अगर हम अब क्वेश्चन पे आ जाएं तो हम बोल सकते हैं कि अगर आपको इसमें से ऑप्शन देखना है तो आप क्या बोल सकते हैं, ओएमसी ऑफ दी एसपी ज्यादा होना चाहिए ओएसपी ऑफ दी एमपी, मतलब जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आएगा कम एनर्जी वाले के लिए वो ज्यादा निकल के आएगा एज कंपेयर टू ज्यादा एनर्जी वाले के रिस्पेक्ट में। तो कम कहां पे निकल के आ रहा है, एसपी वाला ज्यादा होना चाहिए। एसपी वाला ज्यादा मतलब आपका ए ऑप्शन और डी ऑप्शन तो गया, रह गई रेस, सॉरी ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन तो आपका निकल गया। सो दिस ए ऑप्शन एंड सी ऑप्शन इज एलिमिनेटेड। अब आपका बी और डी के बीच में रह गया, दैट मींस कि ओएमसी यहां पे भी ज्यादा है एसपी की एज कंपेयर टू ओएमसी ऑफ एमपी से। नाउ अब आपको कंपेयर करना है एमडीडी को, तो अगर ओएमसी ज्यादा है एसपी की तो एमडीडी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो आपका डी ऑप्शन गया, इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या निकल के आया, सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो है वो आपका बी ऑप्शन निकल के आएगा, दैट इज ओएमसी स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट की ज्यादा होती है मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट से, लेकिन एमडीडी मॉडिफाइड प्रोक्टर 1 की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट इज दी स्टैंडर्ड 1 से। क्लियर है? इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट मुझे आपको कई सारी चीजें एक साथ बतानी थी, दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन आई विल टेक। नाउ on moving to the next question, that is the following statement are made on the compacted soil where ds is stand for the soil compacted on the dry side of the optimum and ws stand for the soil which is compacted on the wet side of the optimum. You have to analyze the engineering property. engineering property इसमें आपको दिए रखी है कि आपका अगर कॉम्पैक्शन कर्व दिया है आपके पास तो इसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के ऊपर, दिस इज द कॉम्पैक्शन कर्व एंड दिस कॉम्पैक्शन कर्व के ऊपर आपको इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी के ऊपर अब कमेंट करने आ गई। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी लाइक स्वेलिंग किधर पे ज्यादा होगी, श्रिंकेज कहां पे कम होगी, स्ट्रक्चर कहां पे होगा, ड्राई साइड ऑफ ऑप्टिमम क्या होता है, वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम क्या होता है। सो इफ वी एनालाइज अगेन दिस कर्व, सो आई कैन टेक दिस स्लाइड, सो लेट अस टेक ए कर्व, फर्स्ट आई विल टेक द कर्व, सो सी पे बेबी लाइन आ रहा है, कर्व नहीं मिलेगा इस पे ना, ओके सो आई विल मेक इन दिस फ्री हैंड, मैं इस कर्व को फ्री हैंडली बना रहा हूँ। सी सो लेट अस सपोज से दिस वी हैव दी ओएमसी वर्सेस वाटर कंटेंट के बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर यहाँ पे आपको एक कॉम्पैक्शन कर्व बताऊं तो इट इज दी वाटर कंटेंट वर्सेस गामा डी, राइट, वाटर कंटेंट वर्सेस गामा डी, एंड कर्व आपकी कुछ इस तरीके से आई थी एंड लेट अस सपोज से इस कर्व की दिस वैल्यू इज दी OMC and this is the gamma d max, right? So in this curve we have the following things, this is we have the OMC, right, and this we have the gamma d max, ठीक, ये आपको एक कॉम्पैक्टिंग कर्व दे रखा है। नाउ अब इसके अंदर थोड़ी सी और कुछ प्रॉपर्टीज को देखें अगर हम, तो होता क्या है इसमें, अगर आपका OMC से मॉइस्चर कम है, इस साइड को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम। So this is called the dry side of optimum, इसको जनरली लिख भी सकते हो आप किससे, DS से। OMC से ज्यादा वाटर कंटेंट देन इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड द वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम, दैट इज कॉल्ड द वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम। नाउ सी अगर आपका वाटर कंटेंट OMC से कम है तो होता क्या है कि जो पार्टिकल्स रहती हैं इनकी सरफेस के ऊपर लुब्रिकेशन इफेक्ट नहीं मिल पाता है, और लुब्रिकेशन इफेक्ट ना होने के कारण से ये पार्टिकल एक दूसरे को रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं और रैंडमली अरेंज हो जाते हैं। जब रैंडमली अरेंज होते हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर निकल के आता है ऑन द ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम दैट इज द फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर, एंड जब पानी के कंटेंट को आप बढ़ाते जा रहे हो देन इनका लुब्रिकेशन होते जा रहा है, हवा इनमें से निकलते जा रही है, सॉलिड पास आते जा रहे हैं, और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ग्राफ के ऊपर कि जैसे जैसे आपका वाटर कंटेंट बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे जरा आप चेक करें कि आपकी गामा डी वैल्यू भी क्या होते जा रही है, इंक्रीज होते जा रही है। तो ऑन द ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम इनिशियली जब वाटर कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा देता है, स्ट्रक्चर जो बनता है सॉइल का फ्लोकुलेटेड में बन जाता है क्योंकि उसके पास ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता है, हवा आपकी बाहर नहीं निकल पाती, सॉलिड पास में नहीं आ पाता। एज यू इंक्रीजिंग दी वाटर कंटेंट लुब्रिकेशन इफेक्ट होते जाता है सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर, सॉइल पार्टिकल्स क्लोज आते जाते हैं और मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करते हैं। बट एक बार जब आपने OMC से ऊपर पानी को दिया, अब होता क्या है कि जो पानी का काम था लुब्रिकेशन इफेक्ट का
वो पानी अब खुद वॉइड को अंदर आने लगेगा या वॉइड्स को एयर को रिप्लेस करने लगेगा और वॉल्यूम को वापस से इंक्रीज करने लगेगा, जिसके कारण अगेन आपकी जो गामा डी वैल्यू जो है वो डिक्रीज करने लगती है। तो पहला चीज तो इसमें आपको यही याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम पे पानी के बढ़ने से गामा डी के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, तो गामा डी जो रहती है वो आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऑन दी वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम अगर आप वाटर कंटेंट को इंक्रीज करोगे तो आपकी गामा डी क्या रहेगी, डिक्रीज होगी। तो पहला कमेंट तो गामा डी के ऊपर ऑन दी ड्राई साइड एज वेल एज दी वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम, राइट। नेक्स्ट केस, ऑन द ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम पार्टिकल्स का जो स्ट्रक्चर रहता है वो ज्यादा रैंडमली अरेंज हो जाता है। क्योंकि ज्यादा रैंडमली अरेंज हो गया इसका मतलब आपका पार्टिकल होता है कैसा, या जो इसका स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे वो बनता है फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर। वहीं पे ऑन दी वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम जो पार्टिकल्स रहते हैं वो ज्यादा पैरेलली अरेंज हो जाते हैं, क्योंकि वाटर इसके लिए मिल जाता है जिसके कारण लुब्रिकेशन हो जाता है। और जो स्ट्रक्चर निकल के आता है ऑन दी वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम दैट इज दी योर यू कैन से दैट इज दी डिस्पर्स स्ट्रक्चर। नाउ अगर मैं इसको यहाँ पे F is stand for the flocculated and D is stand for the dispersed structure. Now next point कि as per the डबल डिफ्यूज लेयर थ्योरी अगर फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर है देन इस केस में आपकी जो पानी रहेगी वो आपके पास कम रहेगा। दैट मींस कि वाटर की डेफिशिएंसी ऑन द ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम इज मैक्सिमम। तो डेफिशिएंसी ऑफ वाटर किधर पे ज्यादा, ऑन द ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम। डेफिशिएंसी ऑफ द वाटर कहां पे ज्यादा होता है, ऑन द वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम, कम होता है मतलब, ठीक। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, राइट। सो ऑन द ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर है, इसलिए यहां पे डेफिशिएंसी ऑफ द वाटर क्या निकल के आएगी, ज्यादा निकल के आएगी एज कंपेयर टू द वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम। यहां पे आपकी डेफिशिएंसी ऑफ वाटर क्या निकल के आती है, कम निकल के नहीं आती है, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम बात करें स्वेलिंग एंड श्रिंकेज की, तो स्वेलिंग किधर पे ज्यादा निकल के आएगी। स्वेलिंग का मतलब क्या है कि स्वेलिंग का मतलब ये है कि जैसे ही आपने पानी को उसमें डाला और पानी के कारण वो चेंज अपना स्टार्ट कर दे। तो स्वेलिंग की अगर हम बात करें कि जैसे ही पानी के कांटेक्ट में अगर आपका फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर आएगा, चूंकि डेफिशिएंसी यहां पे क्या है, कम है पानी की, मतलब यहाँ पे ज्यादा डेफिशिएंसी है, मतलब सॉइल ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक है। और हाइग्रोस्कोपिक सॉइल के अंदर अगर आप पानी डालोगे तो उसकी बिहेवियर क्या निकल के आएगी, स्वेलिंग बिहेवियर विल बी मोर ऑन द ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम बट द स्वेलिंग बिहेवियर विल बी लेस ऑन द वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम। दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी। अगर वहीं पे हम बात करें श्रिंकेज की, तो श्रिंकेज जो है वो आपके, चूंकि फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर है, श्रिंकेज मतलब सुकुड़ना, जब फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर है, हेड टू फेस अरेंजमेंट है, तो जब स्ट्रक्चर सुकड़ने की कोशिश करेगा तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो ऑन दी ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम श्रिंकेज आपकी कम निकल के आती है, वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम पे श्रिंकेज ज्यादा निकल के आती है। वहीं पे अगर हम बात करें परमेबिलिटी की, तो ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम वॉइड्स की जो साइज रहती है वो ज्यादा है, बिकॉज स्ट्रक्चर कैसा है, फ्लोकुलेटेड है, इसलिए परमेबिलिटी विल बी मोर ऑन द ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम एंड परमेबिलिटी विल बी लेस ऑन द वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम। नेक्स्ट अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर वाटर की, तो पोर वाटर की कंस्ट्रक्शन किधर पे ज्यादा होगी, जहां पे पानी की कमी होगी, जहां पे ऑलरेडी पानी ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, जहां पे पानी ज्यादा होगा वहीं पे कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर वाटर क्या होगा, ज्यादा निकल के आएगा। सो ऑन द वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर वाटर विल बी मोर एज कंपेयर टू द लेस ऑन द ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम। नेक्स्ट अगर हम फेलियर के बारे में बात करें, तो फेलियर किधर पे ब्रिटल फेलियर होगा, क्योंकि ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम में रैंडम आपके पार्टिकल अरेंज हो गए, इसलिए ब्रिटल फेलियर वुड बी एक्सपेक्टेड ऑन द ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम एंड डक्टाइल फेलियर वुड बी एक्सपेक्टेड ऑन द वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम। दिस इज द नाइन्थ प्रॉपर्टी। अगर हम बात करें सेंसिटिविटी की, तो सेंसिटिविटी जो है वो कहां पे ज्यादा होगी, और रिमोल्डिंग दी सॉइल कहां पे तुरंत वॉल्यूम में चेंज ज्यादा आएगा, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाएंगे तो वॉल्यूम में ड्रास्टिकली चेंज आएगा। सो सेंसिटिविटी फ्लोकुलेटेड साइड और द राइट साइड ऑफ द ऑप्टिमम इज मोर एज कंपेयर टू द वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम। तो ये मैंने आपको सारी की सारी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी बता दी है वर्बली, इसके अंदर जो भी आपके कॉम्पैक्शन कर्व निकल के आते हैं। अब जरा क्वेश्चन को रीड करो और आप मुझे आंसर बताओ क्या बोला गया है, कि जो इनमें से आपको ध्यान रखना इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। तो कई बार क्वेश्चन में इनकरेक्ट भी पूछ लेता है, तो हाईलाइटेड है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ध्यान रखना। Now, soil is flocculated on the dry side of the optimum and dispersed on the wet side of the optimum। पहला स्टेटमेंट तो सही है कि आपकी जो सॉइल है ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम पे तो फ्लोकुलेटेड है, रैंडमली अरेंज है, ऑन द वेट साइड ऑफ ऑप्टिमम ये मोर पैरेलली अरेंज है, दैट इज द डिस्पर्स स्ट्रक्चर। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट, नो डाउट। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर वाटर पूछ लिया, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर वाटर प्रेशर इज लो ऑन द ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम एंड इट इज द हाई ऑन द वेट साइड ऑफ द ऑप्टिमम, दैट इज आल्सो करेक्ट कि कंस्ट्रक्शन जहां पे पानी ज्यादा होगा वहीं पे तो पोर वाटर प्रेशर या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो ज्यादा डेवलप्ड होगा। इसका मतलब वेट साइड पे ज्यादा और लो होता है कहां पे, ऑन दी ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम। दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट।
नेक्स्ट, on drying the shrinkage is high on the dry side of the optimum and low on the wet side of the optimum. मैंने आपको बताया था कि श्रिंकेज के बारे में अगर आप देखेंगे तो श्रिंकेज का क्या होगा कि जब ज्यादा आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर अरेंज है फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर में हेड टू फेस ओरिएंटेशन, तो ये क्या करेंगे आपस में रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे जब आपकी सॉइल सिकुड़ने की कोशिश करेगी। तो श्रिंकेज कहां पे कम आएगी, श्रिंकेज आके कम निकल के आएगी ऑन दी ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम। और इसने क्या लिखा है, हाई, दैट मींस कि सी ऑप्शन ही आपका क्या निकल के आया, इनकरेक्ट आया। जरा डी को भी पढ़ लें कि ऑन एक्सिस ऑफ द वाटर swelling will be high on the dry side of the optimum and it should be the less on the wet side of the optimum। और मैंने आपको बताया था चूंकि डेफिशिएंसी वाटर की ज्यादा है, वहां पे हाइग्रोस्कोपिसिटी आपकी वाटर की ड्राई साइड ऑफ द ऑप्टिमम पे कम है, दैट्स व्हाई द swelling will be more on the dry side of the optimum but it should be the less on the wet side of the optimum। so this statement is also correct। so a b d स्टेटमेंट की क्या मतलब आपकी मतलब इसकी क्या रीजंस थे वो मैंने आपको पहले समझाया, देन दिस इज द क्वेश्चन। तो अब आपका इसमें से चारों ऑप्शंस में से कोई भी चीज पूछ लेगा तो आपको ये चीज आगे बनेगी, ठीक। सो तीन स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है और एक स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है। सो दिस सी इज द अवर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द गिवन फोर ऑप्शन। सो अवर करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, दैट इज द आंसर वुड बी सी। क्लियर है सभी को? सो दिस इज द क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी आगे। नाउ कॉम्पैक्शन बाय वाइब्रेटरी रोलर इज बेस्ट मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन इन केस ऑफ। तो मैं यहीं पे आपको कुछ कॉम्पैक्टिंग इक्विपमेंट के बारे में बता दे रहा हूं, जैसे रोलर और उनकी सूटेबिलिटीज। सो रोलर्स हैं, सूटेबिलिटी किस टाइप की सूटेबल है, इंपैक्ट या एक्शन क्या होती है इनकी, और प्रोजेक्ट मतलब कहां पे आप इनका यूज कर सकते हैं। ये टेबल याद रखना। रोलर जैसे तीन टाइप के हैं। सबसे पहले होता है आपका दैट इज द न्यूमेटिक टायर रोलर। एक होता है आपका स्मूथ व्हील, जो ड्रम रोलर भी बोलते हो आप इसको, स्मूथ व्हील। और एक होता है आपका शीप फुट रोलर, शीप फुट रोलर। तो शीप फुट रोलर के बारे में बात करें तो जनरली ये यूज होता है आपकी क्ले या कोहेसिव सॉइल के अंदर। प्रोजेक्शन निकले रहते हैं इसके अंदर, प्रोजेक्शन निकले रहते हैं जिससे कि ह्यूज कॉन्टैक्ट प्रेशर डेवलप्ड होता है, फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर को तोड़ के कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, आपके डिस्पर्स स्ट्रक्चर में। एक्शन क्या होती है, नीडिंग एक्शन, जैसे आप आटे को गूंथते हो वही वाली एक्शन होती है यहाँ पे। एंड प्रोजेक्ट नेम जो आपकी कोर होती है अर्दन डैम की, उसके लिए जनरली आप इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट, दिस स्मूथ व्हील रोलर सभी टाइप की सॉइल, सो इट इज फॉर ऑल टाइप ऑफ ग्रेनुलर सॉइल। नाउ एक्शन क्या होती है, इसकी एक्शन होती है दैट इज द इंपैक्ट एक्शन, राइट, इंपैक्ट। एंड प्रोजेक्ट नेम जो आप जनरली रोड कंस्ट्रक्शन में देखते हो, सबग्रेड के ऊपर या रोड के ऊपर जो रोलर मूव करता है, इसी को हम बोलते हैं ड्रम या स्मूथ व्हील रोलर। नेक्स्ट, न्यूमेटिक दोनों एक्शन पे बेस्ड, दैट इज नीडिंग प्लस इंपैक्ट, नीडिंग प्लस इंपैक्ट। एक्शन क्या है इसकी, सॉरी दिस इज द एक्शन एंड सूटेबिलिटी, दिस इज द एक्शन, इसकी जो एक्शन है दैट इज द इंपैक्ट प्लस नीडिंग। सूटेबल है अगेन फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल। एंड प्रोजेक्ट नेम, अगर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नेम के बारे में बात करें, सो ऑल टाइप ऑफ जनरल प्रोजेक्ट, जनरल प्रोजेक्ट जैसे बेसमेंट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो एक्सेट्रा, या अगर आप एम्बैंकमेंट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो एक्सेट्रा। तो ये तो बात हुई रोलर की। नेक्स्ट, अब होते हैं वाइब्रेटरी रोलर्स। तो वाइब्रेटरी रोलर्स की जो इंपैक्ट एक्शन है, या अगर हम बात करें वाइब्रेशन की, तो सूटेबल है कोहेजनलेस सॉइल दैट इज सैंडी सॉइल। एक्शन इज द वाइब्रेशन एंड कंस्ट्रक्शन इज द यूजफुल फॉर द विच टाइप ऑफ सॉइल, इट इज यूजफुल फॉर द, अगर आपको कंस्ट्रक्शन पूछे तो ऑयल के जो एम्बैंकमेंट होते हैं वहां पे आप इसका यूज करते हैं। सो कॉम्पैक्शन बाय वाइब्रेटरी रोलर्स इज द बेस्ट मेथड ऑफ द कॉम्पैक्शन इन केस ऑफ, आप बता सकते हैं कौन सी सॉइल के लिए, इट इज सूटेड फॉर द वेल ग्रेडेड सैंड के लिए। तो जो भी आपकी सैंडी सॉइल है उसके लिए जनरली आप यूज कर सकते हो वाइब्रेटरी रोलर्स को। एक्शन क्या होती है इसकी, बाय द वाइब्रेटिंग एक्शन के थ्रू ये आपका इंपार्ट करेगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट है, अब कुछ अनाउंसमेंट है कि जो बच्चे आपके एसएससी में अच्छा मार्क्स ला रहे हैं, एसएससी जेई में गुड मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग ला रहे हैं अभ्यास बैच। और अभ्यास बैच जो रहेगा इसमें कंप्लीटली फोकस रहेगा मेंस के ऊपर आपके, और मेंस में आपको किस तरीके से अपनी राइटिंग स्किल को इंप्रूव करना है, ये इस बैच का फीचर्स रहेगा।
तो जिन बच्चों को लगता है कि उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो एग्जामिनेशन के प्री के रिजल्ट का वेट ना करें, ज्वाइन करें अभी अभ्यास बैच और अपनी प्रिपरेशन को एक अल्टीमेट एज तक लेके जाएं। स्टार्ट हो चुका है 5 दिसंबर से और रिस्पेक्टिव ब्रांच आपके बोर्ड में मतलब मैंने आपको बोर्ड में मेंशन की है। नेक्स्ट, स्कोर्स की जो वैलिडिटी है वो बेसिकली वैलिडिटी 6 मंथ है। कंप्लीशन जो हो जाएगा स्कोर्स का वो विद इन 2 मंथ के अंदर, मतलब बिफोर आपके मेंस एग्जामिनेशन के पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा। एडवांटेज ये है कि इसमें मुफ्त में या फ्री में आपको जो है वो टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसके अंदर 10 मॉक टेस्ट है। फीचर्स मैंने आपको बताई दिए हैं कि इसमें आपका कंप्लीटली राइटिंग स्किल और आपकी जो भी प्रैक्टिस है उसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। राइट नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि यहां पे जो आपकी फीस है, दिस ऑफलाइन एंड दिस इज फॉर दी ऑनलाइन। नेक्स्ट इज, जो बच्चे अगर आपके ऑफलाइन नहीं जुड़ पा रहे हैं तो वो जुड़ सकते हैं हमसे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से। इसकी आपको फीस यहां पे मेंशन्ड है और रिस्पेक्टिव जो ब्रांचेस हैं वो आपकी ब्रांच यहां पे मेंशन की गई हैं, दैट इज सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। और ये टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम दी 25 दिसंबर से। फीचर्स क्या हैं इसके अंदर? 5 मिक्स्ड टॉपिक आपको मिलेंगे, सब्जेक्टिव टेस्ट एंड आपके फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे आपको 5। राइट, सो आपके लिए जो भी क्वेरी है आप इस क्वेरी को अपनी रिस्पेक्टिव जो भी नंबर दिए थे मैंने आपसे तो उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज से देखो, टेस्ट सीरीज से ये आइडिया लगता है कि आप किस जगह पे स्टैंड कर रहे हैं बाकी की दुनिया से, बाकी के स्टूडेंट से। सो अगर आप लोगों को लगता है कि अगर आपके लिए यूजफुल है तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, वेट मत कीजिए क्योंकि अभी ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है 25 दिसंबर से। राइट, बेनिफिशियल फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, read this problem. We have given a compaction test. As the compaction effort is increased, the optimum moisture content. जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था प्रॉपरली उसी का देखिए यहाँ पे एक सबसेट निकल के आया। आपको क्या पूछा गया है कि अगर आपने एनर्जी को इंक्रीज कर दिया, सेम क्वेश्चन, दैट इज मॉडिफाइड कॉम्पैक्शन एंड स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट। एनर्जी के इंक्रीज होने से आपके ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे क्या फर्क पड़ता है? अगर आपने E1 एनर्जी, मैंने बताया था आपको कि E2 एनर्जी आपकी ज्यादा है एज कंपेयर टू E1 एनर्जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी एनर्जी कम है तो आपकी OMC वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकंड वन से, लेकिन MDD वैल्यू क्या निकल के आएगी? MDD1 will be less than this MDD2. So on increasing the compaction effort, maximum dry density will increase, but at the same time OMC will decrease. So read the problem. compaction effort के increase होने से optimum moisture content के ऊपर क्या फर्क पड़ता है? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो रहेगा कॉम्पैक्शन के एफर्ट होने के कारण वो आपका क्या कर जाएगा? दैट विल डिक्रीजेस। सो करेक्ट आंसर इसका जो है दैट इज द ऑप्शन नंबर ए। इसका मैंने पूरा का पूरा जो भी कंसेप्ट है वो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में इसलिए मैंने प्रॉपर्ली डिस्कस किया था क्योंकि उससे जुड़े हुए कई सारे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर दी प्रैक्टिस के लिए। नाउ नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। आपके लिए मैंने ये क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करके रखा है फॉर योर होमवर्क। सो होमवर्क के लिए दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको प्रॉपर्ली डिस्कस करूंगा। सिमिलरली वन मोर क्वेश्चन मैंने आपके लिए फ्रेम करके रखा है आपके होमवर्क क्वेश्चन के लिए। सो अगेन दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज फ्रॉम योर होमवर्क। सो दिस क्वेश्चन भी आपका होमवर्क के लिए है। आप दोनों क्वेश्चन ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास जो भी रहेगी कॉम्पैक्शन की ही रहेगी, अभी कॉम्पैक्शन कंप्लीट नहीं हुए हैं क्वेश्चंस, उसमें मैं पहले इन दोनों क्वेश्चंस को डील करूंगा एंड देन वी मूव फॉर दी सम फर्दर मोर क्वेश्चंस। राइट, सो अब मैं अपने सेशन को यहीं पे बाइंड अप कर रहा हूं। अच्छा, जिन बच्चों को पीडीएफ की आपको चाहिए है या अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से बाय सर्चिंग द नेम दिस AEC चैनल एंड YT डिस्कशन। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप चाहें तो इस लिंक के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। राइट, नाउ पीडीएफ कहां है? मेन पॉइंट, इसकी पीडीएफ जो रहेगी आपको उसी चैनल पे मिल जाएगी। मैंने आपको चैनल का नेम ऑलरेडी बता दिया, लिंक के बारे में भी आपको जानकारी दे दी थी। नेक्स्ट, अब पॉइंट ये है कि आप लोगों का क्या काम है? आप लोगों का काम ये है कि आप इस वीडियो को जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप लोग जितना लाइक शेयर करेंगे उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा और हम नए नए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आएंगे, जिससे कि आप ही की प्रिपरेशन जो है वो बूस्ट होगी। चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे।
नाउ अब मैं इस सेशन को यहीं पे वाइंड कर रहा हूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप प्रॉपरली रिवाइज करते रहिए, आप पढ़ते रहिए, एंड मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू ऑल।